हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग, हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहले हम लोग ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सेशन पे आ जाओ आप लोग। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही तैयारी आप सभी की? कैसी चल रही प्रिपरेशन आप सभी की, बताइए। कैसी चली तैयारी आप सभी की, बताइए जल्दी से। हेलो, हेलो एवरीवन। हाँ, तबीयत खराब चल रही, इस समय बीमार हूँ, इसलिए रिशेड्यूल करी थी क्लास। जी, बढ़िया चल रही है। जय श्री राम। थोड़ा इस समय तबीयत खराब चल रही है मेरी। चलो, आप लोग ठीक हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बेटा, हिस्ट्री की क्लास के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए, चलो, आज का टॉपिक है इंश्योरेंस, यानी कि बीमा क्षेत्र। ठीक है, तो बीमा किसे कहते हैं? जैसे हम लोग अपने घर में बात करते हैं कि हमारे माँ बाप एक दूसरे का क्या होता है कि बीमा करवाते हैं। बीमा कई प्रकार का होता है। बीमा का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग। देखो, इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है, इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है और वो ये दावा करती है, कोई कंपनी है जो ये दावा करती है कि हम आपकी जो है रक्षा करेंगे अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है। कोई रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? जैसे आपके जीवन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम आ जाए। जैसे आपने घर का बीमा कराया है, आपने अपने वाहन का बीमा कराया है, आपने व्हीकल्स का यानी कि व्हीकल्स का बीमा कराया है, या आपने अपने एनिमल्स का बीमा कराया है, यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी से लेकर, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो जीवित है जैसे मनुष्य, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जैसे वस्तुएं। अगर उनका बीमा कराया है तो जाहिर सी बात है, उसका सिंपल मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक परसेंटेज हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसका एक जो है, एक क्या है, बीमा क्या है, समझौता है। किसके बीच में समझौता है? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कंपनी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? सिंपल बात है, हम लोग घर में सुनते हैं ना पापा मम्मी से कि पापा बीमा करवा रहे हैं, फला चीज का, ढमका चीज का, है ना। तो यहाँ
एक कोई कंपनी है और एक व्यक्ति है या कोई संस्था है। जैसे बोले कि हम अपनी संस्था का, जैसे अड्डा 24/7 ने मान लो अपना बीमा करा लिया है ना, कस्टमर एंड कंपनी बिटवीन इंश्योरेंस है। तो ये क्या होगा कि अगर कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, मान लो कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। बस एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है। तो आप समझ सकते हो कि इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू बेसिस। क्लास बस जस्ट स्टार्ट हुई है, क्लास जस्ट स्टार्ट हुई। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो एक दो लोगों के बीच में क्या है, एक समझौता है। अब इसको मैं इजीली समझाता हूं, ठीक है। पहले थोड़ा सा आप लिखिएगा, सॉरी, बीमा या इंश्योरेंस बीमा एक व्यक्ति तथा संस्था व कंपनी के बीच सुरक्षा से संबंधित एक समझौता है, जिसमें व्यक्ति एक निश्चित रकम देकर अपना बीमा कराता है। इंग्लिश में इंश्योरेंस is a contract between institution और person versus कंपनी। ठीक है, तो ये चीज आपको इतना क्लियर है। बस जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, बीमा एक व्यक्ति और एक संस्था व कंपनी के बीच में समझौता है। जैसे मान लो अड्डा 24/7 ने अपना बीमा करा रखा हो कि हाँ कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो इसको पैसा मिल जाए। जैसे लोग अपनी दुकान का बीमा कराते हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति करा सकता है या कोई संस्था भी करा सकती है। तो वो कंपनी के बीच एक समझौता हो, जैसे कोई भी, जैसे मान लो LIC में आपने करवा लिया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना किसको क्लियर नहीं, जरा सा बता दीजिए। इकोनॉमिक्स की क्लास चली बेटा, इकोनॉमिक्स की। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं विशेषताएं, बीमा क्षेत्र की विशेषताएं। बीमा क्षेत्र की विशेषताएं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो क्या विशेषता होती है? सबसे पहली विशेषता होती है जोखिम से सुरक्षा। पहली विशेषता क्या है? जोखिम से सुरक्षा। ठीक है, जोखिम से सुरक्षा पहली विशेषता है। जाहिर सी बात, हम अपना इंश्योरेंस इसीलिए करवाते हैं। बेटा पीछे जाकर नोट कर लो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, दूसरा, व्यक्ति
तथा संस्था को संतुष्टि, ठीक। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, मान लो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जैसे बोर्ड है, मान लो किसी गलती से गिर जाए, मान लो इस बोर्ड का बीमा है, ये बोर्ड आता है 2 लाख रुपए से ज्यादा का बोर्ड आता है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई और मान लो गलती से गिर जाए, तो क्या होगा, इसका पैसा देना पड़ेगा ना, ये नुकसान हो जाएगा, तो इसका मान लो वो बीमा हुआ है, अब मान लो गलती से गिर जाता है, तो इसका पैसा जो भी कंपनी ने इसका बीमा कर रखा होगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा, वो तुरंत इसको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है बीमा एक अनुबंध है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट। अगला उद्देश्य क्या है, हानियों को कम करना, मिटिगेट द लॉसेस, हानियों को कम करना। ठीक, अगला 5th नंबर, भुगतान करना, पेमेंट्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया, टेस्ट भी होगा, याद रखिएगा, इतना नोट हो गया, क्लियर है, इतना एकदम सिंपल बात है। जोखिम से सुरक्षा है, व्यक्ति और संस्था संतुष्टि मिल जाती है, एक बार बीमा करा लो। हाँ बिल्कुल कराएंगे बेटा, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, तो हानियों को कम करना और भुगतान होता है ना। ठीक है, अब टाइप आइए इसके देखते हैं, हो गया इतना, कोई बुक मत लीजिए, सिर्फ नोट्स पढ़िए। ठीक है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, सिर्फ नोट्स पढ़िए, इसे से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, तो परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ठीक है, इधर उधर बुक के चक्कर में मत पढ़िए, टाइम मत गवाइए अपना। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तो सबसे पहला क्या कह सकते हो, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, ठीक, अग्नि बीमा। अभी बहुत कम समय तक क्लास चलेगी। ठीक, हाउस इंश्योरेंस, घर का बीमा। बेटा तुम लोग क्लास से उबते क्यों हो, अगर क्वेश्चन आ जाएगा और अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या करोगे, दुर्घटना बीमा, दुर्घटना बीमा। ठीक, जीवन बीमा लिखा, हाँ, और जीवन बीमा, अब बताओ बीमा क्षेत्र में इस समय कितना एफडीआई है, कुछ समझ में आ रहा है सर? फायर वाला, सर फायर वाला, हाँ बता दो, सारा समझा दूंगा, सारा समझा दूंगा। देखो एक एक को समझेंगे। देखो हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, एक चीज यहां याद रखिएगा, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां पर वो लोग क्या होता है, जैसे मान लो एज देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मान लो 50 साल का है, उसका अलग तरीके का बीमा होगा। अगर आप कोई 20 व्यक्ति का
ठीक है, कोई व्यक्ति बीमा कराए, 20 साल का कोई व्यक्ति बीमा कराए तो अलग स्थिति होती है, 50 साल के व्यक्ति की बीमा की अलग स्थिति होगी, कोई 20 साल के व्यक्ति की बीमा की अलग स्थिति होगी, याद रखिएगा। ठीक है, एकदम अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर जो है मायने रखती है, एकदम अलग अलग। ठीक है, एकदम अलग अलग स्तर पर सिचुएशन मायने रखती है। तो ये चीज एक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी होती है हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक, हेल्थ इंश्योरेंस में, और इसमें यहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस का आपको बताएं, यहाँ जैसे यहाँ जीवन बीमा का बताएं, यहाँ कई तरीके का बीमा होता है। एक टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, यानी टर्म इंश्योरेंस में क्या होगा, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, देखो अब क्या है कि बीमा क्षेत्र में भी जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% एफडीआई है। पहले नोट करो, 100% एफडीआई है। क्या है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें 100% आ सकता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है, जैसे मान लो मैं अपना 6-7 हजार रुपए हर महीने का जमा करता हूं, 6-7 हजार रुपए मान लो 15 हजार रुपए साल का जमा करता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ सारा बताता हूँ, सारा बताऊंगा, A to Z, फसल बीमा तक बताऊंगा, परेशान हो, फसल बीमा तक बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है, टर्म को टर्म ही लिखिएगा हिंदी में भी, टर्म इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लो मैं 15 हजार रुपए साल का जमा करता हूँ और मेरा बीमा 1 करोड़ रुपए का है, किसी भी तरीके से दुर्घटना से मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें बीमा के 2 चीजें होती हैं। एक बीमा होता है जैसे आपने LIC करा लिया, तो LIC आप मरो ना मरो, आप स्वस्थ रहो, तो एक टाइम के बाद वो मैच्योर हो जाती है, वो एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाएगी, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप जीवित हैं, ठीक है, मृत है तभी, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में वो पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी, इसमें यह पैसा तभी मिलता है जब तुम्हारी डेथ हो जाए या कोई हेल्थ इशू आ जाए। जैसे हेल्थ इशू आ जाए तभी वो बीमा तुमको, वो तभी उसका तुम फायदा ले पाओगे। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ये नहीं होगा कि तुम 15 हजार रुपए साल का जमा कर रहे हो तो 20 साल बाद वो सारा पैसा ब्याज जोड़कर तुम्हें मिल जाए या दुगना हो जाए, ऐसी कोई इसमें स्कीम नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। दुर्घटना बीमा में, दुर्घटना बीमा ज्यादातर लोग किसका करवाते हैं, दुर्घटना, अब जैसे ये इसमें कंडीशंस होती हैं, जैसे दुर्घटना बीमा की हम बात करते हैं, दुर्घटना एक्सीडेंट जो है, जो इंश्योरेंस होता है, ये ज्यादातर लोग अपने वाहन का करवाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो सुनामी आ गई, अब जैसे सुनामी आ गई तो सुनामी का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कभी ऐसा ऑप्शन में दे दे तो आप ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे कोविड आया था, कोविड आया था, जैसे जो प्राकृतिक आपदा, जैसे कोविड को प्राकृतिक आपदा माना गया, कोविड को प्राकृतिक आपदा माना गया था। ठीक है, जब कोविड आया तो कोविड का कोई इंश्योरेंस नहीं था। जिन लोगों की डेथ हो गई, उनका कोविड से अगर उनकी डेथ हुई है तो उनको कोई उसका पैसा नहीं मिला है, याद रखिएगा। जैसे भी जापान में देखो अभी भूकंप आया, तो अगर जैसे बोला जाए भूकंप आया तो वहां जिन लोगों के घर गिरे उनको पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसका उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। राधे राधे, है ना, याद रखिएगा। अब हाउस इंश्योरेंस की बात करें, ठीक, हाउस इंश्योरेंस की बात करें। अब मान लो यहाँ हाउस इंश्योरेंस का मतलब है कि मान लो हाउस इंश्योरेंस, अब जैसे मान लो यहाँ पर इसका इस तरीके से होता है कि मान लो घर में, जैसे यहाँ पर हाउस में मतलब दुकान भी आ जाती है, आपकी दुकान है मान लो, ठीक, ये आपका घर है मान लो। अब मान लो किसी भी कारण से उसमें आग लग गई, कुछ भी ऐसा कारण हो गया, तो फिर पता लगा उसका जो है, जो मूल पैसा है वो आपको मिल जाएगा। वो 5 लाख रुपए सरकार ने दिया था, सरकार ने दिया था। नॉट क्लियर वीडियो सर, वीडियो तो एकदम सही, आवाज सबको आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो चलो, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर आ जाती है इंश्योरेंस में। अब आते हैं अग्नि बीमा पर। अग्नि बीमा पर जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि लोग आजकल क्या है, पूरी गाड़ियां जो है डिजिटल है, पूरी गाड़ियां डिजिटल। कई बार लोग क्या होते हैं, कार से जा रहे होते हैं हाईवे पर, गाड़ी में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आग लगने के बाद वो गाड़ी का गेट नहीं खुला और अंदर ही उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में पता लगा है कि उसके लिए ये फायर इंश्योरेंस है, पता लगा फायर इंश्योरेंस का प्रबंध किया गया, ठीक है। लेकिन इन सब में चीजें वही होती हैं जो आपको बेसिक पे है वही मिलेगा, बेसिक पे आपको वही मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
अब आते हैं स्वास्थ्य बीमा की। स्वास्थ्य बीमा के जैसे मान लो मैं अड्डा 24/7 में काम करता हूं, अड्डा 24/7 में, हाँ आप ले लो, वही बुक ले लो, वही ले लो बेटा, ठीक है, अड्डा 24/7 वाली बुक ले लो। स्वास्थ्य बीमा की अगर बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस वाली, तो इसमें क्या है, जैसे कोविड का मैंने भी आपको बता ही दिया, ठीक, दूसरी और कंडीशन का बता ही दिया, ठीक है, तो वहां चीज है। यहां पर टर्म वाला इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मैं अड्डा 24/7 में इसमें काम करता हूं, मेरा 3 लाख रुपए का मान लो मेरी कोई तबीयत खराब हो जाए ज्यादा, तो होता है कि उनके जो है रेपुटेटेड जो इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है, उनसे रिलेट कर कर ये लोग जो है कुछ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक, तो उसमें 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस मुझे मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से स्वास्थ्य बीमा वाले कुछ जो संबंधित, ऐसा नहीं होता कि तुम कहीं भी गए इलाज करा लिए, उनके उस लिस्टेड बॉडी होती है उसमें जाकर इंश्योरेंस कराना चाहिए। इसलिए कभी भी इंश्योरेंस कराओ तो पूरी डिटेल वकील से पूछ लो, तब जाकर इंश्योरेंस आप करवाओ। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। और 100% एफडीआई अब है, इस चीज को एकदम याद रखिएगा, 100% एफडीआई है, इस चीज को याद रखिएगा। और बीमा सेक्टर में क्या होता है कि बहुत लोगों को बाद में तो कुछ पता भी नहीं चलता, बहुत लोगों को बाद में कुछ पता भी नहीं चलता, तो ये चीज भी हमें याद रखना, ठीक। अब चलिए इसका कुछ चैलेंजेस देखते हैं बीमा सेक्टर के। चैलेंजेस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बीमा कराया था, पैसा नहीं दिया, बाद में कानून बताने लगे। बीमा क्षेत्र की चुनौतियां, ठीक। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे पहला नाम आपको लूंगा, बताऊंगा मैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कब आई थी योजना, बताइएगा जरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई क्या होता है ये सुन लो जरा। एफडीआई वालों का उस वाले चैप्टर पर तो पढ़ाएंगे, पर एक बार एफडीआई समझ लो क्या होता है। एफडीआई क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है कि जब आप कोई कंपनी, मान लो कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, विदेशी कंपनी जब अपनी सेवाएं किसी अन्य देश में देना चाहती है तो उसे एफडीआई बोलते हैं। लेकिन यहां एक चीज याद रखिएगा, जब तक मान लो एफडीआई 49% है, मान लो किसी विदेशी कंपनी की, मान लो मैक्स लाइफ एग्जांपल है, मैक्स लाइफ वैसे तो इंडिया का ही है, लेकिन मान लो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी भी कंपनी की, ना केवल इंश्योरेंस सेक्टर नहीं, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, अगर उनकी 49% तक हिस्सेदारी है और 51% अगर हिस्सेदारी किसी दूसरी कंपनी की है, तो मालिकाना हक किसी का होगा, मालिकाना हक, ठीक है, इसी का होगा, यही अटॉर्नी होगा। लेकिन अगर 49% से कम है तो मालिकाना हक नहीं होगा, सिर्फ वो काम कर पाएंगे। अगर 49% से जैसे हक उनका बढ़ गया वैसे उनका दबदबा बढ़ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का क्लास है बेटा, इकोनॉमिक्स का क्लास है, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम लोग बात कर रहे थे। देखो ये योजना 2016-17 में आई थी, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें थी, ठीक है। इसमें पहली थी रबी की फसल, दूसरा खरीफ क्रॉप, और तीसरा था कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें। तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि रबी की फसलें क्या होती हैं। रबी की फसलों में जब हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा गेहूं, सरसों, ठीक है, चना, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो धान, ज्वार, बाजरा, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब ये नगदी फसलें कौन सी हैं, जैसे नगदी फसलों में जैसे गन्ना, चाय,
कॉफी, ये सब कुछ नकदी फसलें, ठीक है। तो ये जो है सरकार ने कहा कि जो रबी की फसल है इसमें हम लेंगे 1.5%, इसमें 2% और इसमें 5%, ठीक, याद रखिएगा। तो यहां पर यानी कि जितनी भी तुम्हारी फसल का लागत मूल्य है उसका हम 5% बीमा के रूप में लेंगे। और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो फिर हम उसका पूरा जो है पैसा आपको जितना भी मान लो गन्ना हो सकता था 10 लाख का हो सकता था, तो हम 10 लाख रुपए का पूरा इंश्योरेंस आपको देंगे। लेकिन वहां दिक्कत आई, ठीक है, कि वो सारी चीजें वो उतने अच्छे से हो नहीं पाई। तो ये जो इंश्योरेंस स्कीम है एक तरीके से फेल कर गई। ये इंश्योरेंस स्कीम उतनी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुई। पहली चुनौती तो ये है। जहां से भी ले लो बेटा, जहां से भी लेना है ले लो, ठीक। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, जनता को कम जानकारी होना। अब पता लगा पहले आपके घर में क्या होता है, एलआईसी वाला आके बैठ के एलआईसी वाला आके दुनिया भर का बैठ कर आपके घर में चाय पी के दुनिया भर की बातें करके आपसे, ठीक है, आपसे जो है इंश्योरेंस करवा लेगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या करता है, जब आप मान लो घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो बाद में फिर वो क्या करता है, नाटक करना शुरू करता है। बाद में वो नाटक करना शुरू करता है। वो क्या बताना शुरू करता है कि भाई जो है हमने तो ये बोला था, हमने तो वो बोला था, है ना। तो बाद में दुनिया भर के क्लॉज बताना शुरू करता है कि सर ऐसा नहीं होता है। इस पर जैसे आप कार है, मान लो यहां पर जनता की जानकारी नहीं होती, उसका दुरुपयोग कैसे होता है? उसका दुरुपयोग होता है धोखाधड़ी के रूप में, धोखाधड़ी के रूप में उसका दुरुपयोग होता है, ठीक है। आपको चीट करते हैं, एक तरीके से चीटिंग आपके साथ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे तुमने कार ली, ठीक, कार तुमने खरीदी और तुमने इसका इंश्योरेंस करा लिया। तो मान लो तुमने कार खरीदी वेगनार कार खरीदी। कार का रेट है मान लो 6 लाख रुपए 50,000, 6,50,000 रुपए की कार है। तो वो जानते तुम जब उनसे बीमा कराओगे तो तुम्हारा 6,50,000 रुपए करेंगे। लेकिन मान लो गाड़ी दुर्घटना हो गई गाड़ी की, तो क्या कहेंगे, सर इसमें जितना प्लास्टिक का लगा है मटेरियल उसको हम इसमें नहीं करेंगे, म्यूजिक सिस्टम नहीं करेंगे, टायर नहीं शामिल होंगे, फाला नहीं शामिल होगा, ढमका नहीं शामिल होगा। तो शामिल क्या होगा फिर? कहेंगे सिर्फ जो चेचिस है, चेचिस सर उसका बीमा होता है। तो कहेंगे जो सर चेचिस की लागत है वो लागत है 2,30,000 रुपए, तो सर आपका बीमा होगा सिर्फ 2,30,000 रुपए का। और ठीक है, आपको रिटर्न होगा सिर्फ 2,30,000 रुपए। और पहले जो बीमा कितने पर किए बैठे, 6,50,000 पर किए बैठे। तो दुनिया भर की धोखाधड़ी भी होती है ना, होता है कि नहीं होता है? कभी कोई फंसा होगा तो घर वाले तो बताएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या होता है, कभी गांव में क्या होता है, या गांव में नहीं शहरों में भी लोगों को इसकी बारीकियां नहीं पता है। चीट करना, चेचिस मतलब है बॉडी, उसकी बॉडी क्या होता है, उसका मतलब बॉडी होता है उसका मतलब, हाँ, स्कैम एंड चीटिंग, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, ऑटोमेशन की प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेशन यानी जैसे तुमने जमा किया, मान लो एलआईसी वाला तुम्हारे घर आ रहा है, ठीक, या कोई भी कंपनी वाला तुम्हारे घर आ रहा है, तुमसे किस्त ले जा रहा है। मान लो तुमने 3 मंथ का, हर 3 मंथ पर मान लो तुमने करा कि हम 5,000 रुपए दे देंगे, सिंपल आदमी हो, 5,000 रुपए हर 3 महीने तुमने जमा करने की कोशिश करी। अब अपने पास से तुमको रसीद काट के दे रहा है, लेकिन उसके बाद उसके पास तुम जब जा रहे हो तो तुम्हें कोई भी तुम्हें वो रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हें पता लगा कि उसने तुम्हारा बीमा नहीं किया था, तुम्हारे साथ उसने धोखाधड़ी कर दी और वो गायब हो गया। अब उसने वो धंधे छोड़ दिया, अब वो दूसरा काम किया। सर अच्छे से समझाइए प्लीज। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है ऑटोमेशन, स्वचालन। तो जब इसका स्वचालन का मतलब होता है बेटा ऑटोमेशन, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि जैसे कोई डेटा आए, जैसे मान लो तुमने 5,000 रुपए जमा करे, खट्टे से तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आ जाना चाहिए कि हाँ तुम्हारे 5,000 रुपए जमा हुए, लेकिन नहीं आता है आमतौर पर। तो जब ये नहीं आता है तो बीमा जो करने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, फ्रॉड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? रसीद का क्या करोगे?
तुम लड़ने कहीं जाओगे, सिंपल आदमी हो, दूसरा कोई काम करते हो, कहां लड़ने जाओगे मेरे भाई? कोई लड़ने नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इस सबको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक, इस सबको ठीक करने के लिए, इस सबको ठीक करने के लिए कोर्ट कोर्ट कौन व्यक्ति जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। सर नोट्स जैसे मैंने बोला ऐसे बनाए। अब लिखिएगा इरडा। अब एक संस्था है इरडा, ये पूछ लेगा इरडा का संबंध किससे है? तो आपका जवाब बस इतना याद रहना चाहिए, बीमा क्षेत्र से है। पूछ लेगा इरडा का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होना चाहिए बीमा क्षेत्र से। इरडा का फुल फॉर्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसके दो चीजें संभावना है आपके एग्जाम में। एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, जैसे सेबी रेगुलेट करती है वहां पर शेयर मार्केट को। दिमाग खराब है। टॉपिक क्या इंश्योरेंस है टॉपिक भाई? क्या हुआ बच्चा, नहीं समझ में आया? किसकी नहीं समझ में आया इतना? क्या हुआ, कोई पूछना है? सिंपल तो है, बस इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? फरजाना हुसैन, क्या आप कह रही हो? फराज हुसैन, ये किसका फुल फॉर्म, यानी कि जो है इरडा है, एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न आ जाएगा इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बीमा क्षेत्र से। जो यहाँ हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा वही हिंदी में लिख दिया है, बस इतना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये इरडा किस समिति के अनुशंसा पर आया था? लिखिएगा इरडा का गठन, इरडा और जो है ऑर्गेनाइज बाई या इंस्टीट्यूट बाई मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर यह इरडा का गठन हुआ था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस कमेटी की बेसिस पर? इरडा, मल्होत्रा कमेटी की भी। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, इसका एम क्या है, गोल क्या है? पहला, बीमा क्षेत्र का नियमन, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस, बीमा क्षेत्र का नियमन। अभी समझा, ठीक है, क्या होता है। दूसरा, बीमा क्षेत्र का संवर्धन, ग्रोथ टू इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, दो यहां पर। सर आज कितनी, बस एक ही क्लास है ये मेरी। ठीक है,
ये दो चीजें हैं। यानी कि नियमन का मतलब क्या है, जैसे अब यहां पर ये जब से संस्था बन गई है, यानी कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी समझ है, तो जैसे मान लो तुम्हारी कोई, मान लो एलआईसी, समझाने के लिए, मान लो एलआईसी तुम्हारा पैसा नहीं देती है, ठीक है, मान लो तुम्हारा पैसा नहीं देती है, एलआईसी के बारे में भी बताएंगे, तो तुम्हारा पैसा नहीं देती है, तुम इस संस्था में तुम चले जाओ, ये संस्था तुम्हारी तरफ से केस लड़ेगी, तो बीमा क्षेत्र का नियमन करती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, और उस क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उसको और ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी संस्था काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका मुख्यालय लिखिएगा, इसका मुख्यालय कहां है बेटा, हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय कहां है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहां है, आंध्र प्रदेश में है ना। इसका मुख्यालय कहां है, हैदराबाद। इसका मुख्यालय कहां है, हैदराबाद में है। बेटा अभी आप पढ़ो तो एमसीक्यू तो बाद में करवाएंगे, पहले कंप्लीट तो करो टॉपिक। बिना टॉपिक कंप्लीट करे एमसीक्यू करोगे, फिर कहोगे सर आपने कराया नहीं, एमसीक्यू करवा रहे हो। बेटा पहले आप एमसीक्यू कब करते हो, जब आप टॉपिक कंप्लीट करते हो। टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, एमसीक्यू कैसे करोगे। अब बाद में फिर आप बोलोगे सर बिना टॉपिक कंप्लीट कराए आपने एमसीक्यू करवा दिया। तो पहले आप पढ़ लो, फिर आप रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद। अरे यार इरडा का मुख्यालय है, इरडा का। चलो हो गया, इतना हो गया। चैलेंजेस नहीं समझ में आया बेटा, पढ़ाने हमें दो, ठीक है। अगली संस्था है एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी सबको पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी बता सकता है कोई। 1 सितंबर 1956 ये इसका एस्टेब्लिशमेंट है। इसकी स्थापना है, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है इसका मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई। मुंबई में बहुत ज्यादा पूछता है दोस्त, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक। तीसरी चीज, यह बीमा क्षेत्र की सबसे विश्वसनीय कंपनी है। वेरी एथेंटिक कंपनी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, वेरी एथेंटिक कंपनी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक। अब इसका एक आईपीओ भी जारी हुआ था। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ 2022 में जारी हुआ।
अब समझाता हूं आईपीओ क्या होता है। ठीक है, इसका आईपीओ 2000 लिख लिए। समझ में नहीं आता है सर आपका पढ़ाया। ये देखो निशु कुमारी कह रही इनिशियल पब्लिक ऑफर, वेरी गुड। समझ में आता कि नहीं आता मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आता है क्या? चलो तो आईपीओ को समझिए। आईपीओ क्या होता है? इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, देखो इकोनॉमिक्स थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन मैं एकदम व्यवहारिक उदाहरण से समझाता हूं। देखो आईपीओ क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, कोई कमेंट ना करिएगा। ठीक है, एक ध्यान से सुनिएगा, कोई कमेंट ना करिएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? जैसे मान लो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी मान लो ले लेते हैं, मान लो अड्डा 24/7 ले लेते हैं, अड्डा 247 इस कंपनी को ले लेते हैं। अब मान लो ये कंपनी बढ़िया से अच्छे से बढ़ रही है, मान लो क्या बढ़ ही रही है, वेरी गुड मैनर में काम कर रही है। एक समय आए जब इन्होंने कहा कि हम अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। आईपीओ लॉन्च करने का मतलब होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर करने का मतलब होता है कि जनता के बीच में जाना। इसका आईपीओ का मतलब होता है जनता के बीच में जाना और जनता के लिए एक ऑफर, यानी उनके लिए खुला दरवाजा रख देना कि तुम लोग की जनता इसके शेयर खरीद सकती है। बस यही है आईपीओ, यही है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि जनता के बीच में आना। सर आप डाउट सॉल्व नहीं करते, कौन सा डाउट है भैया जो नहीं सॉल्व किया है? क्या भैया क्या कर दिया, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका प्रशांत बाबू, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, जनता के बीच में जाना, खुला दरवाजा, इसके शेयर, आप जनता इसके शेयर खरीद सकती है, यही इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर है? क्या नहीं समझ में आया बेटा बोलो? चैलेंज नहीं समझ में आए? चैलेंज कौन सा चैलेंज नहीं समझ में आया, जल्दी से बताना। देखो टाइप ऑफ इंश्योरेंस के पहले हम लोग चैलेंजेस पर, विशेषता पर आए थे। हाँ, ये मान लो हम लोग यहां पर आ गए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मैंने बता दी थी। राइटिंग नहीं समझ में आता है? अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई तो किसी की नहीं आएगी फिर तो। साफ साफ तो लिखा है, ये इतना तो साफ साफ लिखा है मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, लेकिन उसके फायदे, उसके चूंकि जनता को पता ही नहीं था तो उसके बारे में, तो कंपनियों ने वहां बहुत सारा फ्रॉड किया और सरकार से पैसा ले लिया और किसानों उसका लाभ नहीं मिला। दूसरा, जनता को कम जानकारी होना, यानी कि जब मान लो जैसे एलआईसी का मैंने एग्जांपल दिया था, क्लॉज बताया था कि पहले मान लो, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसकी मान लो, ठीक, उसकी मान लो डेथ हो गई किसी भी कारण से। सर ये लोग टाइम बर्बाद करते हैं। अच्छा, तो वो जो है डेथ हो गई तो उसको जानकारी होना। धोखाधड़ी होने का मतलब है पहले आपसे कुछ बताना और जब आप उसका जो है क्लेम लेने जाओ तो वहां पर आपको कुछ बताना। यहां मैंने कार और उसकी चेंजिस वाला एग्जांपल दिया था, याद रखिएगा, उसकी बॉडी वाला एग्जांपल दिया था। फिर बताता है स्वचालन, यानी कि जैसे तुम पैसा जमा करते हो तो गांव में कोई आता है और आपको एक स्टिकर वो दे जाता है। ठीक है, आपको जो है एक पर्ची दे जाता है, लेकिन जब तुम पता करते हो तो पता लगा वो फर्जी पर्ची थी, उसने कोई पैसा जमा ही नहीं किया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इरडा के बारे में बताया, ये इरडा के बारे में बताया। अब एलआईसी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, एलआईसी के बारे में। अब मैंने आईपीओ के बारे में बताया। आईपीओ का मतलब जैसे अड्डा 24/7 एक बड़ी कंपनी है, ये बढ़ती जाए और अच्छे मैनर में काम करे, फिर ये अपनी वेल्थ को और बढ़ाने के लिए जनता के बीच में चली जाए और कहे कि तुम लोग, आपके लिए खुला दरवाजा है, तुम लोग चाहो तो हमारे शेयर खरीद सकते हो। यही होता है आईपीओ। क्लास टाइम से होता है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ।
ठीक है, अब हेडिंग लिखेगा भारत की प्रमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। जितना मैं डिटेल में आप सभी को पढ़ा दे रहा हूं, इतना डिटेल में आईएएस में पढ़ाया जाता है, वरना लोग ऐसे टिप टिप के लिखते चले जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, साफ साफ नहीं समझ आया लिखा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। अरे भाई कहां फास्ट पढ़ाते हैं, अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो 2-3 साल लग जाएगा। मेरे भाई अगर इतना धीरे पढ़ाएंगे तब तो 2-3 साल लग जाएगा। चलो, तो सबसे पहला नाम है यहां पर क्रिसिल का, इसको ऐसे ही लिखिएगा क्रिसिल, हिंदी अंग्रेजी में सब लोग एक जैसा लिखेगा क्रिसिल। चलो हिंदी में भी लिख ही देता हूं, वरना तुम लोग कहोगे हिंदी में नहीं लिखा, क्रिसिल। अब देखो ये रेटिंग एजेंसियां करती क्या है, पहले तो इनका हम काम समझ लेते हैं, पहले तो इनका कार्य समझ लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का कार्य क्या है, देखो इनका कार्य किसी भी देश में कंपनियों की आर्थिक स्थिति, बाजार स्थिति तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना इससे निवेशकों, इन्वेस्टर्स को बहुत आसानी होती है कंपनी की स्थिति समझने में। ठीक, पहले इतना नोट करो फिर समझाता हूं। पहले नोट करो, इनका कार्य किसी भी देश में कंपनियों की आर्थिक स्थिति, बाजार स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना, इससे निवेशकों को बहुत आसानी होती है निवेश जो है स्थिति को, कंपनी की स्थिति को समझने में। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो तुम बैठे हो अमेरिका में, तुम अमेरिका में बैठे हो और मान लो तुम किसी कंपनी में इंडिया में निवेश करना चाहते हो, मान लो तुम LIC में निवेश करना चाहते हो, उदाहरण के लिए LIC में निवेश करना चाहते हो, तो ये जो क्रिसिल है या इक्रा या कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ये क्या करेंगी, आपके देश आपका पूरा जो है विवरण प्रस्तुत करेंगी कि इस कंपनी में इस लेवल पर अच्छाई, इस लेवल पर बुराई है, यहाँ पर इनको और अच्छा बेहतर करना चाहिए या और जो है क्या फोकस करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है। उससे जो निवेश करने वाला व्यक्ति है उसको लगता है यार मैं निवेश कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो ये लोग जो है किसी भी देश की GDP के आंकड़े भी जारी करते हैं, आगे उसके देश की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में भी बताती हैं, ये सारा अनुमान ये करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह देश की GDP के आंकड़े भी जारी करते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, यही सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां करती हैं। थोड़ा स्लो बोला करें।
अच्छा भाई, चलो ठीक है। भाई अच्छा नहीं लिखा है क्या ये? ठीक है, देखो जीडीपी के आंकड़े इस तरह जारी करते हैं कि इस साल किसी देश की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, इस साल किसी देश की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। ठीक है, बाकी फिर से समझा देता हूं। जैसे इनका काम होता है किसी भी देश में कंपनियों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में, उसकी क्या बाजार की स्थिति, यानी लोग कितना अच्छा खरीद सकते हैं, कितना ज्यादा बाजार में माल बिक रहा है उसके बारे में, और अर्थव्यवस्था के बारे में आंकड़े जारी करना या जानकारी प्रदान करना। अब जैसे तुम निवेश करना चाहते हो, ऐसे समझो यार, ऐसे सिंपल समझो, जैसे तुम हो, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे समझो जैसे तुम निवेश करना चाहते हो लग्जमबर्ग में, और तुम बैठे हो इंडिया में, बिहार में बैठे हो, बिहार में बैठे एक पूंजीपति हो जो तुम लग्जमबर्ग में निवेश करना चाहते हो, या तुम क्यूबा में निवेश करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास तो बहुत डिटेल में आंकड़े हैं नहीं। तो ये क्या होती है, विश्वसनीय एजेंसियां होती हैं जो आंकड़े जारी करती हैं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो उससे जो है, उससे उस देश की व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, अब लिखिएगा, पहला नाम लिखा था क्रिसिल, पहला नाम लिखा था क्रिसिल, बस आपको यही नाम पता रहना चाहिए, बस क्रिसिल। दूसरा नाम लिखिएगा इकरा, दूसरा नाम लिखिएगा इकरा। ठीक है, लिखिए यह भारत में व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल आंकड़े जारी करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। ठीक, इसका मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय क्रिसिल का मुंबई में। ठीक, इस क्लास से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर। केयर तीसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो केयर क्या करती है? यह एजेंसी आरबीआई, सेबी के आंकड़ों को मान्यता प्रदान करती है। मतलब वो लोग जो आंकड़े जारी कर देते हैं उसमें ही अपनी हामी भरती है कि हाँ, ये आंकड़े आरबीआई ने या सेबी ने सही जारी किए हैं।
ठीक है, आरबीआई ने या सेबी ने ये आंकड़े सही जारी किए हैं। ओके, तो केयर के बारे में लिखिएगा, दिस एजेंसी प्रोवाइड डेटा, दिस एजेंसी प्रोवाइड डाटा अबाउट आरबीआई एंड सेबी। ठीक है, याद रखिएगा। एंड इकरा के बारे में लिखिएगा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी दैट प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल डेटा। ठीक है, ये हो गए। अब आगे लिखिएगा, विश्व की कुछ कंपनियां हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर। हो गया इतना। फुल फॉर्म किसकी जरूरत नहीं है, इसका फुल फॉर्म, अरे यार इकरा को अब समझा दूं, यह व्यवसायिक आंकड़े जारी करती, यानी कि कंपनियों की स्थिति के बारे में बताती मेरे भाई, कंपनियों की स्थिति के बारे में बताती है कि कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, अच्छे या बुरे तरीके से। अगला है, ठीक है, एसएन, अगला है, अब लिखेगा विश्व की कंपनियां, विश्व की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, विश्व की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो पहला लिखिएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में, 1941 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P इसको बोलते हैं। ठीक, S&P करके भी इसको बोलते हैं। सेकंड है मूडीज। सेकंड है मूडीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। यह भी वही काम करती है जो भारत की कंपनियां करती हैं, मूडीज। इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है? यह भी न्यूयॉर्क में है। यह भी, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह याद रखिएगा। और तीसरी फिच, फिच, इस कंपनी का नाम है फिच। इसकी स्थापना कब हुई? 1914 में। 1914 में इसकी स्थापना हुई। ठीक, इसका मुख्यालय, इसके दो जगह ऑफिस है, एक इसका न्यूयॉर्क में भी है और एक इसका लंदन में भी है। तो इसके दो जगह ऑफिस है फिच की। ये भी क्या करती है, इनका भी काम यही है जो मैंने अभी पीछे बताया, इनका भी यही कार्य है, जो ये काम इनका है। ठीक है, किसी देश की जो है कंपनियों की सिचुएशन के बारे में डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके बारे में जानना। अब बोलो तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रही भाई? मैं समझता हूं कि एकदम सिंपल ढंग से, एकदम प्रोफेशनल ढंग से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, और भी धीरे पढ़ाएं। हाँ, नोट कर लो, आप नोट कर लो, पूरा डेटा हम अपलोड कर देंगे, परेशान ना हो बिल्कुल। नोट कर लीजिए। ओके ओके ओके, हाँ, कौन सा वाला? पीछे वाला एक लास्ट लाइन इंग्लिश में बताइए, कौन सा वाला बेटा? ये क्या डाउट है भैया? किसको किसको क्लास समझ में आती, जल्दी से बताओ। यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा। बीमा के टाइप में कोई डाउट नहीं, एकदम सही है वो, उतना उसमें डिटेल में न जाओ बेटा, रिवीजन करके याद होगा, रिवीजन करके। चलो भाई,
समझ में आती है, समझ क्लियर है, सही है, थैंक यू। चलो भाई, आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग 5 स्टार कितने लोग देंगे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत बढ़िया। 5 स्टार कितने लोग देंगे बताओ। चलो भाई, सभी लोग अच्छी से रेटिंग करिएगा प्लीज, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।